दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल पीआईबी में छपी खबर ग्रांट ऑफ ₹4608 करोड़ रिलीज्ड फॉर लोकल बॉडीज ऑन 31 मार्च 2021 और वर्ल्ड बैंक में छपे लेख इंडियाज अर्बन चैलेंजेस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों आई खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर स्थानीय निकायों को 4,608 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। ये ग्रांट स्थानीय स्तर पर विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर खर्च की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पहले ये व्यवस्था स्पष्ट तौर पर नहीं थी। स्थानीय सरकार को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के तौर पर रखा गया है, लेकिन स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए ही मिल सका। दरअसल लोकतंत्र में केवल ये जरूरी नहीं होता कि केंद्र और राज्य के स्तर पर चुनी हुई सरकार हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी एक चुनी हुई सरकार की जरूरत होती है। स्थानीय स्तर पर चुनी हुई सरकार स्थानीय मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी होती है। इसी के मद्देनजर साल 1989 में केंद्र सरकार 2 संवैधानिक संशोधन लेकर आई। इनका मकसद स्थानीय स्तर पर सरकार को मजबूत बनाना था, साथ ही पूरे देश में स्थानीय सरकार की संरचना और कार्य प्रणाली में एक रूपता लाना था। इतिहास बताता है कि बीमारियों ने शहरों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। कॉलेरा के फैलने से लंदन में स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण प्रयास हुए थे। हाल की घटनाओं में कोरोना महामारी ने दुनिया को एक बार फिर से चेताया है कि हमें अपने शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना होगा। इसी के मद्देनजर हम शहरी स्थानीय निकायों को लेकर एक ऑडियो आर्टिकल पेश कर रहे हैं। संविधान में इन्हें लेकर किए गए 74वें संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे, इनके महत्व पर बात करेंगे, साथ ही इनसे संबंधित चुनौतियों और सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शहरी स्थानीय निकाय क्या है। स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन से संबंधित होते हैं, जो कि किसी क्षेत्र या छोटे समुदाय मसलन गांव, कस्बे या शहरों का प्रशासन संभालते हैं। भारत में स्थानीय निकायों को मुख्य तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी पंचायत और शहरी क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में पंचायतों, वही भाग 9A और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के बारे में बात की गई है। हालांकि देश के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो इन दोनों ही भागों के प्रावधानों से शासित नहीं होते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। हालांकि नागालैंड, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र ना ही संविधान के भाग 9 और 9A ना ही 6ठी अनुसूची में कवर किए गए हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन यहाँ के राज्य कानूनों के मुताबिक किया जाता है। स्थानीय निकायों या स्थानीय सरकार की परिभाषा के बाद अब देखते हैं कि ये जरूरी क्यों है। लोकतंत्र का अर्थ है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, यानी जनता की अर्थपूर्ण भागीदारी। माने लोगों की ऐसी भागीदारी जिसके कुछ मायने हो। यह भागीदारी एक मजबूत और जिम्मेदार स्थानीय सरकार से ही सुनिश्चित हो सकेगी। स्थानीय सरकार से मतलब है जो सरकार आम जन के नजदीक होती है। यह सरकार आम लोगों की दैनिक समस्याओं के समाधानों के लिए जिम्मेदार होती है। स्थानीय सरकार की अवधारणा में इस बात पर विश्वास किया जाता है कि आम जन, उनके हित और स्थानीय ज्ञान के बलबूते ही लोकतांत्रिक निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका एक अन्य लाभ है कि यह सरकार लोगों के नजदीक होती है, जिससे लोगों की इस तक पहुंच
कम समय और कम कीमत पर सुनिश्चित होती है। इस तरह यह लोगों के लिए एक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण करती है। स्थानीय सरकार की जरूरत इसलिए भी है कि किसी क्षेत्र के निवासी अपनी जरूरतों को राज्य और केंद्र में बैठी सरकार से ज्यादा बेहतर समझते हैं। स्थानीय सरकार की इस महत्ता को समझते हुए ही सरकार 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 लेकर आई थी। आइए अब एक नजर इस संशोधन से पहले के इतिहास पर डालते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक समय से देखने को मिलती है। इनमें गिल्ड यानी पुरा, निगम, पौगा और गण आदि शामिल हैं। इसके अलावा गोष्ठी और महाजन समिति आदि नाम प्रमुख हैं। साथ ही दक्षिण भारतीय वंश चोल का काल भी स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में गठित किया गया था। आधुनिक समय में भारत में आधिकारिक तौर पर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 से देखी जा सकती है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर लोकल बोर्ड्स की स्थापना की थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। यदि स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर रहे हैं। जब संविधान बना तो स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के विषय के तौर पर शामिल किया गया था। साथ ही नीति निदेशक तत्वों में भी अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के गठन की बात की गई थी। गौरतलब है कि नीति निदेशक तत्वों के प्रावधानों को कानूनी तौर पर लागू करने की बाध्यता नहीं होती है। इससे जाहिर होता है कि स्थानीय स्वशासन के विषय को संविधान निर्माण के समय वह तवज्जो नहीं मिल सकी जो दी जानी चाहिए थी। इसके पीछे की वजह पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को माना जाता है। पंडित नेहरू का मानना था कि विभाजन के तुरंत बाद अधिक स्थानीयता देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। वहीं बाबा साहेब को आशंका थी कि भारतीय ग्रामीण समाज जातिवादी रूढ़ी से ग्रस्त है। ऐसे में स्थानीय स्वशासन के विचार की मूल भावना फलीभूत नहीं हो सकेगी। हालांकि इस बात से सब इत्तेफाक रखते हैं कि विकास के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। इसी मकसद से स्वतंत्रता के बाद साल 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया गया था। इसका मुख्य मकसद विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। इसी क्रम में साल 1989 में भारत सरकार 2 संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां लेकर आई। 74वां संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित था। आइए अब 74वें संशोधन के प्रमुख प्रावधानों पर बात करते हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को संसद द्वारा साल 1992 में पारित किया गया, जबकि यह लागू 1993 में हुआ, जिससे नगरीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा मिल सका। नगरीय क्षेत्र माने अर्बन एरिया को भारतीय जनगणना में परिभाषित किया गया है। परिभाषा के मुताबिक एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, कम से कम 75% पुरुष कार्यबल गैर कृषि क्षेत्र में कार्यरत हो। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 हो। 74वें संवैधानिक संशोधन के जरिए संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A और 243 P से लेकर 243 ZG अनुच्छेदों में नगरीय निकायों पर बात की गई है। इन प्रमुख अनुच्छेदों पर बात करने से पहले कुछ शब्दों की परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं। समिति से मतलब संविधान के भाग 9A में दिए गए अनुच्छेद 243S से है। जिले से मतलब किसी राज्य के जिले से होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया से मतलब एक ऐसे क्षेत्र से है जहां पर जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। एक या एक से अधिक जिले और 2 या उससे अधिक नगर पालिकाएं या पंचायतें शामिल होती हैं, या आसपास का कोई ऐसा क्षेत्र जिसे राज्यपाल ने इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक सूचना के जरिए घोषित किया हो। वहीं म्युनिसिपल एरिया या नगर क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी का ऐसा क्षेत्र होगा जिसे राज्यपाल ने अधिसूचित किया हो। म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243Q के तहत गठित संस्था होगी। पंचायत से मतलब अनुच्छेद 243B के तहत गठित संस्था से होगा। जनसंख्या से मतलब
अंतिम आधिकारिक जनसंख्या से होगा। अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं के गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 क्यू 1 ए में नगर पंचायत से मतलब है गांव और शहर के बीच के ट्रांजिशनल एरिया से है, जो पूरी तरह से गांव या शहर नहीं बन पाता। 243 Q1 B के मुताबिक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर पालिका परिषद होती है। 243 Q1 C के तहत बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका निगम की बात की गई है। इस संशोधन के जरिए संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया है। इन विषयों में नगरीय योजना, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जन सुविधाएं आदि विषय शामिल हैं। संशोधन के जरिए स्थानीय लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से नगर पालिका के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। समाज के वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करने के लिहाज से सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 टी में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 यू में नगर पालिकाओं के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में नगर पालिका की कार्यकाल अवधि 5 साल निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 243 वाई में वित्त आयोग की चर्चा है। इसके मुताबिक 243 आई में गठित वित्त आयोग नगर निकायों के लिए भी वित्त की समीक्षा करेगा। इसके अलावा 243 जेड ए में नगर निकायों के चुनावों की चर्चा है। इसके मुताबिक अनुच्छेद 243 के में गठित राज्य चुनाव आयोग ही नगर निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में नगर निकायों की शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात की गई है। इसमें नगरीय विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की तैयारियों की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए फंड की उपलब्धता भरपूर नहीं की गई है। कोविड महामारी ने दुनिया को बताया भी है कि स्थानीय स्तर पर किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां कितनी जरूरी है। आइए अब देखते हैं कि स्थानीय निकायों के सामने क्या चुनौतियां मौजूद हैं। स्थानीय निकायों की सबसे बड़ी और प्रमुख चुनौती है उनके पास खुद के फंड ना होना। स्थानीय निकाय फंड के लिए राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर है। इससे इन निकायों की कार्य क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। भारत में शहरीकरण के बढ़ने से आर्थिक अवसरों की चाह में गांवों से लोग शहरों की ओर बहुत अधिक संख्या में पलायन करते हैं। इसने शहरों में झुग्गी बस्तियों की संख्या में इजाफा किया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल अर्बन हाउसिंग में झुग्गी बस्तियों का योगदान 1/4 के लगभग है। इसकी एक वजह पुराने हो चुके रेंट कानून भी हैं, जो कम कीमत पर घर रेंट करने को सीमित करते हैं। एक दूसरी वजह है गरीब तबके तक माइक्रो फाइनेंस की पहुंच ना होना। ऐसे में स्थानीय निकाय प्लानिंग के लिए किसी मॉडर्न फ्रेमवर्क की कमी का सामना भी करते हैं। आमतौर पर केंद्र के स्तर पर मास्टर प्लान बनाकर उन्हें लागू किया जाता है, जबकि जरूरत है स्थानीय स्तर पर बनी प्लानिंग को लागू करने की। अवसंरचना के स्तर पर बात करें तो शहरी निकाय केवल भौतिक तौर पर अवसंरचना निर्माण करने पर जोर देते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव और आर्थिक तौर पर अवसंरचना की संभाव्यता पर कम विचार किया जाता है। परिवहन में केवल सड़कों पर गाड़ियां चलाने की योजना पर अधिक काम किया जाता है। पैदल चलने वाले और साइकिल धारकों के लिहाज से बनी योजनाएं कम ही देखने को मिलती हैं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या से भारत के अधिकांश शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है, जिससे लोगों की जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा कई राज्यों में यह भी देखा गया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास शक्तियां सीमित हैं। अधिकांश शक्तियां राज्य द्वारा नियुक्त कमिश्नर के पास हैं। स्थानीय स्तर पर कई शहरों में सिटीजन चार्टर जैसी अवधारणा की भी अनुपलब्धता देखी गई है। इन चिंताओं के मद्देनजर आइए डालते हैं आगे की राह पर नजर।
वर्ल्ड अर्बन कैंपेन ने इन चुनौतियों के लिए कुछ समाधानों की चर्चा की है। स्थानीय निकायों को अधिक स्वतंत्रता देते हुए योजना के स्तर पर काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वित्त आयोग द्वारा की गई परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट से शहरी निकायों को स्वच्छता जैसे मानकों पर बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नागरिकों के हितों में किए गए सुधारों के चलते मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गोवा को अतिरिक्त ग्रांट देने की बात की गई थी। मध्य प्रदेश ऐसे ग्रांट पाने वाला पहला राज्य बना था। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रशासन, योजना और वित्त के स्तर पर एक रोड मैप की बात की है। इसके अलावा अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना के तहत जल आपूर्ति, सीवेज प्रबंधन, हरित क्षेत्र, बाढ़ एवं ड्रेनेज और नॉन मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट को फोकस क्षेत्र में रखा गया है। म्यूनिसिपल बॉन्ड की अवधारणा ने इन निकायों को वित्तीय तौर पर और सक्षम बनाया है। बीते दिनों गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। निष्कर्षतः लोकतंत्र का मतलब है सत्ता में लोगों की भागीदारी। इसे सुनिश्चित करने के लिए इन निकायों को मजबूत बनाना होगा। इन्हें कानूनी जामा पहनाना इस दिशा में अच्छा कदम है, लेकिन हकीकत इन कानूनों को व्यवहार में लागू होने पर ही बदलेगी। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। नगरीय स्थानीय निकाय क्यों जरूरी हैं? 74वें संविधान संशोधन से इन्हें क्या ताकत मिली? साथ ही इनके समक्ष मौजूद चुनौतियों का वर्णन करते हुए समाधान लिखिए।